महाराव राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारुलीचंद। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते हैं खबरों का। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। मरने वालों का आंकड़ा 30 हुआ है और स्वाइन फ्लू से आज 6 मौतें दर्ज हुई है। जोधपुर में 3 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं नागौर, पाली और बाड़मेर की बात करें तो वहां पर एक मौत हुई है। आज 95 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 698 हुआ। तो प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू लगातार अपने पैर पसारता ही जा रहा है। मरने वालों का आंकड़ा 30 पहुंचा है। मौत के आंकड़ों में किसी भी तरह से कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। और आज की ही बात कर लें तो 6 मौतें अब तक दर्ज हो चुकी है। जोधपुर में 3 लोगों की मौत हुई, तो वहीं नागौर, पाली और बाड़मेर में एक की मौत हुई है। और संवाददाता सचिन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, मौत के आंकड़े को देखकर क्या माने? चिकित्सा महकमे के इंतजाम नाकाम हुए हैं? सचिन। हाँ, देखिए नुपुर, जहाँ तक बात करें पूरे स्वाइन फ्लू की प्रदेश में जिस तरह से बेकाबू हुआ है और आज जिस तरह से 6 मौतें दर्ज हुई हैं, वो काफी चौंकाने वाली हैं। क्योंकि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बात के दावे कर रहा था कि काफी कुछ इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से आज आंकड़े आए हैं, जोधपुर में 3 मौतें दर्ज हुई हैं। इसके अलावा नागौर, पाली और बाड़मेर में एक मौत दर्ज हुई है। और मौतों का जो आंकड़ा है वो 30 को छू गया है। यानी अभी जो नया साल है उसके सिर्फ 12 दिन हुए हैं और 12वें दिन ही 30 मौतें होना ये बताता है कि विभाग के जितने भी प्रयास हैं वो अभी नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को घर घर जाकर के डोर टू डोर सर्वे करने का जो काम करना चाहिए था, वो शायद कहीं ना कहीं अभी गति नहीं पकड़ पाया है। हालांकि खुद चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग इस बात के लिए लगातार ये कह रहा है कि उन्होंने अपने सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे टीमें गठित करें और जहां तक संभव हो आशा वर्कर्स, मल्टीपर्पज वर्कर्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स की भी इस काम में मदद लें और उन्हें साथ में लेकर के घर घर जाकर के इस बात को सुनिश्चित करें कि जितने भी लोग हैं वहाँ जो पीड़ित हैं उनके 50 घरों में यह सुनिश्चित कर लें कि वहाँ किसी को स्वाइन फ्लू लाइक कोई लक्षण तो नहीं है। क्योंकि इसमें खांसी, जुकाम और गले में खराश के साथ यदि हल्का बुखार है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत घर में या तो आइसोलेट किया जाए या उसे अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रख उसका इलाज किया जाना जरूरी है, जो कि लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री भी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन समीक्षाओं का असर किसी भी तरह से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वाइन फ्लू बेहद ही खतरनाक है और इसकी अनदेखी जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू एक जानलेवा बीमारी है। इसके लक्षणों में सर्दी, जुकाम, सूखी खांसी, थकान, सिर दर्द, आंखों से पानी और सांस फूलना है, जबकि ज्यादा संक्रमण में बुखार तेज हो जाता है। ऐसे में क्या सावधानी बरती जाए, अब वो जान लीजिए। खांसते और छींकते समय टिश्यू का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं बाहर से आकर हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। स्वाइन फ्लू वाले मरीजों को हमेशा मास्क पहनना चाहिए और घर में ही रहना चाहिए, जबकि दूसरे लोगों को स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीजों के क्लोज कांटेक्ट से बचना चाहिए। तो हमारी आपको राय है कि स्वाइन फ्लू से डरने की बजाय प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को फॉलो करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात कल होने वाली सुपर संडे की, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कल अहम बैठक करने वाली है। सबसे पहले बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर तैयारियों को अमली जामा पहनाने का काम तेज कर दिया है। प्रदेश की सभी 25 सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल बनाने के लिए रविवार को बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के निर्देश पर लोकसभा चुनावों के लिए राज्य की 25 लोकसभा क्षेत्रों से कांग्रेस उम्मीदवारों के पैनल तैयार करने की योजना बना ली है। इसको अमली जामा पहनाने के लिए 13 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर बैठक होगी। बैठक में जिला प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष और महासचिव मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि जनवरी महीने के अंत में 25 सीटों के उम्मीदवारों के पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को सौंपने की योजना है। 13 तारीख को तमाम राजस्थान के तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों के अंदर कार्यकारिणी की बैठकें होगी,
प्रभारी मंत्री भी जाएंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री वो भी जाएंगे, तमाम जो अग्रिम संगठन है वो भी आएंगे, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी आएंगे और तमाम आगे स्थानीय नेता मिलकर बैठ के बात करेंगे और वो तय करेंगे कैसे हमें लोकसभा चुनाव के अंदर कौन कौन उम्मीदवार बन सकते हैं। पैनल तैयार करेंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी भेजेंगे। ये प्रोसेस शुरू हो गया है। उसके बाद में हम लोग अगली प्रक्रिया शुरू करेंगे कि वह तमाम जो नेता हैं हमारे लोकसभा के, उन सबको बुला के बात जयपुर के अंदर पीसी के लोग बात करेंगे और प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से लोकसभा चुनाव की तैयारी है। 13 तारीख को पूरे प्रदेश भर में लोकसभा की जो 25 सीटें हैं उसके लिए हमारे जिला कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। उसमें जो प्रभारी मंत्री लगाए हैं वो सब जाएंगे उस मीटिंग्स में और लोकसभा के पैनल्स तैयार करने का जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं वो 13 तारीख को करेंगे। समूचे राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीट्स के ऊपर जो एक संभावित पैनल बनेगा उसकी शुरुआत जिला कार्यकारिणी की मीटिंग में होगी। उसमें सभी कैंडिडेट्स, ब्लॉक अध्यक्ष, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, जो हेड्स हैं, हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं, पीसीसी के जो महासचिव और उपाध्यक्ष प्रभारी हैं, वो सब लोग जाएंगे और लोकसभा चुनावों के लिए पैनल तैयार करने का काम 13 तारीख को हम लोग शुरू करेंगे हर लोकसभा सीट के अंदर। एआईसीसी की जो मीटिंग हुई थी, जो अगले चुनाव की तैयारी के लिए जो पूरे दिन मीटिंग चली, तो उसी के अगली कड़ी के रूप में प्रदेश में 13 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पे जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग निर्देशित की गई कि वो वहाँ पर सब बुलाएं, जहाँ पर वहाँ के जो पालक मंत्री हैं, इंचार्ज मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के जो हमारे प्रभारी पदाधिकारी हैं, वो सब मिलके वहाँ पर चर्चा करेंगे और एक प्रस्तावित नाम जो होंगे लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रस्तावित नाम होंगे वहाँ से वो सब उनसे बातचीत करके उसका एक पैनल बनाकर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे। तो वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लगभग 1 महीने बाद प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी 13 जनवरी को विधानसभा के लिए अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करेगी। ये चुनाव वित्त मंत्री अरुण जेटली की देखरेख में होगा और 73 विधायक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करेंगे। और संवाददाता सौरभ गृहस्थी और दीपक व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, पहले आपका रुख करना चाहेंगे, 2019 के लिहाज से कल की बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कांग्रेस के लिए? चलिए, माफ कीजिएगा दीपक, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। 2019 के लिहाज से कांग्रेस के लिए कल की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? दीपक। देखिए, 2019 के लिहाज से कांग्रेस के लिए कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया था तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों को और उसके बाद में पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने भी निर्देश दिए तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों को कि वो रविवार को यानी कि 13 जनवरी को अपने अपने जिलों में बैठक करें, जिसके अंदर उनके जो महासचिव हैं अध्यक्ष के अलावा वो मौजूद रहें और इसके अलावा जो प्रभारी मंत्री जो कि सरकार बनने के बाद सरकार ने बनाया है वो प्रभारी मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो प्रभारी जो संगठन के लिहाज से हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे और उसके बाद में तमाम लोग बैठकर लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे कि आखिर उनके जिलों के अंदर कौन सा शख्स है या फिर जो कौन सा नेता 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सकता है। तो ऐसे में पैनल तैयार करने को लेकर कल की महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि हाल ही में राजस्थान के लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है, कांग्रेस सरकार में आई है और लगभग 1 महीना उसे सरकार बनाए हुआ है। तो ऐसे में उसके सामने बड़ी चुनौती है कि इसी जो उसे मैंडेट मिला है वो बरकरार किस तरीके से रखा जाए, जिससे कि राजस्थान से ज्यादा लोकसभा की सीटें कांग्रेस यहां से जीत सके और जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कैसा पूरा हो। तो ऐसे में उसी को लेकर ये पूरी कवायद यहां पर देखी जा रही है। और जयपुर की यदि मैं बात करूं तो जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी कल शाम 6 बजे पीसीसी के अंदर ये पूरी बैठक का आयोजन करने जा रही है, जिसमें कि जो संगठन के प्रभारी हैं मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो मंत्री भी बन चुके हैं वो मौजूद रहेंगे, प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल मौजूद रहेंगे और परिवहन मंत्री जो खुद यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष, वो इसमें मौजूद रहने वाले हैं। और इसी तरीके से राजस्थान की तमाम जो जिला कांग्रेस कमेटियां उसके अंदर इसी तरीके की बैठक यहां पर होने वाली है। जी दीपक, साथ ही सौरभ भी हमारे साथ बने हुए संवाददाता। सौरभ, है बीजेपी के लिहाज से कल का संडे कितना खास माना जा रहा है? सौरभ।
जी बिल्कुल, कल का दिन बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष का चयन जो है वो कल होना है। कल केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यहाँ पर मौजूद रहेंगे और अविनाश राय खन्ना की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष का चयन होना है, जिसके लिए बीजेपी मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम जो 73 विधायक हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और तमाम विधायकों से जाना जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, तो ऐसे नेता को चुना जाएगा। दरअसल इसमें कहा जा सकता है कि एक तरह से निर्विरोध रूप से एक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जो है वो यहाँ पर होने वाला है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से अगले 5 साल सदन में किस प्रकार से कांग्रेस को घेरा जाए और कौन नेता इसको लेकर मुफीद रहेगा, उन नामों पर जो है वो चर्चा होने वाली है। खासतौर पर ये बात सामने आ रही है कि कैलाश मेघवाल भी उन नामों में शामिल हो सकते हैं, गुलाब चंद कटारिया भी शामिल हो सकते हैं और राजेंद्र राठौड़ भी शामिल हो सकते हैं। कैलाश मेघवाल दरअसल इसलिए क्योंकि एक दलित नेता प्रतिपक्ष किस प्रकार से आगे लाया जाए उसको लेकर कैलाश मेघवाल का नाम सामने आ रहा है, जबकि गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ पहले भी काफी जो है वो सक्रिय रहे हैं, इस लिहाज से उनके भी नाम जो है वो इसमें जो है वो चल रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि कल जो बैठक होने वाली है उसमें किस प्रकार से बीजेपी जो है वो नेता प्रतिपक्ष का चयन कर पाती है। जी बिल्कुल सौरभ, तो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में ये 3 नाम सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। चलिए दीपक लगातार संवाददाता हमारे साथ बने हुए। दीपक, ये माना जा रहा है कि जनवरी के अंत तक 25 सीटों के उम्मीदवार के पैनल तय कर लिए जाएंगे। दीपक, देखिए कयास लगाए जा रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि जो जनवरी का अंतिम सप्ताह है तब तक जो जिलों से कांग्रेस कमेटियां वो अपने नामों का पैनल तैयार करके प्रदेश को भेज दे और प्रदेश उसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व को उसमें से आगे जो पैनल वो तैयार करके भेजेगी उसे आगे भेज दे। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है। हालांकि जो बैठक है वो कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। एक तरीके से औपचारिकता जो है वो कल से शुरू हो गया। अनौपचारिक तौर पर बातचीत का दौर है वो पहले से शुरू हो चुका था। अपने अपने स्तर पर जो नेता है वो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू भी कर चुके हैं। इसके अलावा जो दावेदार हैं उन्होंने भी अपनी अपनी एक दावेदारी जता दी है। लेकिन अब कल से एक तरीके से हम कहें कि औपचारिक शुरुआत जो है वो यहां पर शुरू हो जाएगी। जो लोग अपनी दावेदारी जताना चाहते हैं वो भी शायद कल अपनी दावेदारी बता सकेंगे या फिर बाद में भी नेताओं को मिलकर बता सकेंगे। तो ऐसे में माना जा सकता है कि कल औपचारिक शुरुआत लोकसभा चुनाव के पैनल तैयार करने के लिए कांग्रेस करने जा रही है और उसे तैयार करने के बाद में वो अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को उसकी सौंप देगी पैनल तैयार करने के बाद में, और उसके बाद आगे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, जिसपे जो आखिरी नाम है, जो नाम भेजे जाएंगे पैनल के अंदर, उसमें से एक नाम को एक तरीके से फैसला किया जा सके, उस पर मोहर लगाई जा सके। बिल्कुल दीपक, तो ये माना जा रहा है अब लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर के भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। तमाम जानकारियों के लिए दीपक बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक भर्ती परीक्षा आरएस की भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। एक तरफ जहां 2018 की भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं, तो अब आरएस 2016 भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति नहीं होने के बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। हमारी सुनो सरकार, आरएस अभ्यर्थियों ने लगाई गुहार, कब खत्म होगा ये इंतजार, धरना प्रदर्शन से मिलेगा अधिकार। अब लोग भी ताना मारने लगे हैं, रिश्तेदार भी पूछने लगे हैं, उनके जो प्रश्न है जो बहुत चुभते हैं, वो दिमाग में ऐसे चुभते हैं जो आप मैं बयां नहीं कर सकता। ये व्यथा सिर्फ अमितेश की ही नहीं बल्कि इनके जैसे ही 725 युवाओं की है, जिन्होंने कठिन मेहनत और लगन से आरएस 2016 की परीक्षा में सफलता तो प्राप्त की, लेकिन परिणाम आने के 14 महीने बाद भी कोई अधिकारी बनने के बजाय दर दर भटक रहे हैं। कभी आयोग का चक्कर लगा रहे हैं तो कभी कोर्ट से गुहार। कई लोग तो अपनी पुरानी नौकरी भी छोड़ चुके हैं और अब पछता रहे हैं। स्टेट बैंक में एज ए क्लर्क जॉब कर रहा था, कोई बड़ी जिम्मेदारी वाला पद नहीं था, लेकिन फिर भी एक नए उम्मीद के साथ और आगे बढ़ने की चाह में उस नौकरी से मैंने त्यागपत्र दिया, क्योंकि मुझे थोड़ी असुविधा हो रही थी। मैं सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था अपनी तैयारी में और अपना 100% देना चाहता था। घर वालों की तरफ से अनुमति नहीं मिली, लेकिन मैंने इसे चुनौती के रूप में लिया और उस नौकरी से 1 साल तक छुट्टी ली। उसके बाद रिजाइन करना पड़ा एट लास्ट। तो
अब ये जो 2 साल निकले हैं, ये मैं मानता हूँ कि मेरे लिए ज़िंदगी के सबसे कठिन, अब तक की जो 27 साल की उम्र है उसमें सबसे कठिन 2 साल थे। कब मिलेगी नियुक्ति? आरएस भर्ती परीक्षा 2016 का फाइनल रिजल्ट आयोग ने 17 अक्टूबर 2017 को जारी किया, जिसमें कुल 725 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। लेकिन एबीसी आरक्षण के नियम बदलने और ओबीसी में शामिल होने के बाद पूरी नियुक्ति प्रक्रिया कानूनी पचेड़े में पड़ गई। यहाँ तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचा। इस मामले पर अगली सुनवाई 2 दिन बाद यानी 14 जनवरी को है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों ने सरकार से अच्छे वकील के जरिए पैरवी की गुहार लगाई है। इसके साथ ही ऐलान कर दिया है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम 725 जो युवा हैं मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि हमको जो सिलेक्टेड आरएस चयनित है उनको रोड पे आना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। क्या गवर्नमेंट धरने की सुनती है क्या? ये हमारे अधिकारों के लिए हमको क्या यही काम करना पड़ेगा कि पहले तो पोस्टिंग के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए, अब हमें हर चीज़ के लिए धरना इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब हमने डिसीजन लिया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरना, आमरण अनशन जो भी सहारा है, रोड पे उतरना है, कैंडल मार्च है, जो भी चीज़ें करनी होंगी हम पूरे साधन अपनाए जाएंगे। आरएस भर्ती परीक्षा प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा मानी जाती है, जिसमें सफल होने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और सब्र की जरूरत होती है। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी नियुक्ति जब सरकारी पेच की भेंट चढ़ जाए तो कोई सब्र से सरोकार कैसे रख पाए? न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दाधीच के साथ सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। राज्य के पर्यटन एवं देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने न्यूज़ 18 राजस्थान से विशेष वार्ता करते हुए कहा कि होटलों में बिना पेमेंट किए ना तो कोई अधिकारी और ना ही मंत्री रुक सकता है। उन्होंने कहा कि आरटीडीसी की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कर्मचारी संगठनों को भी शामिल किया गया है। आरटीडीसी फाइनेंशियल वेंटिलेटर पर है, लेकिन अब यही आरटीडीसी कमाऊ पूत भी बनेगी। हमारे विभाग पर इतना भार नहीं पड़े, और अगर टूरिस्ट ज्यादा आएगा, 10 लाख की जगह मान लीजिए 20 लाख आता है, मैं तो एक फिगर बता रहा हूं आपको वैसे हाइपोथेटिकली, तो निश्चित रूप से सबका फायदा होगा। टैक्सी ड्राइवर तक का फायदा होगा, ट्रैवल एजेंट का फायदा होगा, गाइड एसोसिएशन का फायदा होगा, विभागों का फायदा होगा और होटलों का फायदा होगा। तो अभी नई टूरिज्म पॉलिसी बन रही है, 15 दिन, आप 15-20 दिन इंतजार करें उसका, और अब ये डिपार्टमेंट दौड़ेगा। रुक करता अगली खबर का। बुआ से मिलने गई एक जवान लड़की जब लापता हुई तो शहर में सनसनी मच गई। कुछ दिन बाद एक मुस्लिम नौजवान से उसके शादी की खबर आई और अब लड़की ने खुद को लव जिहाद का शिकार बताया है। देखिए रिपोर्ट में। गुलजार ने मेरे कुछ फोटो लिए थे जिनको अश्लील तरीके से एडिट कर वो मुझे ब्लैकमेल करता था। बेईमान दस्तावेज पे साइन करवाए थे जो इंग्लिश और उर्दू में थे, जो मैंने कभी पढ़े नहीं थे। और फिर जब वो मुझे वहाँ से 3 महीने तक कहीं पाकिस्तान बॉर्डर के पास कोई गांव है वहाँ लेके गया था। बागी ड्यूटी पे गया तब मैंने पीछे से टिकट करवा दी और मैं अपने घर आ गई। मेरी यही मांग है कि मेरे घर वालों को जान का खतरा हो सकता है और वो ऐसा कोई काम नहीं करे कि मेरे और मेरे परिवार को तकलीफ झेलनी पड़े, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें उनसे प्रोटेक्शन मिले। करीब 9 महीने पहले घर से बड़ौदा के लिए रवाना होकर लापता हुई लड़की के जम्मू कश्मीर के नौजवान के साथ शादी रचाने के मामले में खौफनाक मोड़ आ गया है। करीब महीने भर पहले श्रीनगर से वापस बाड़मेर पहुंची लड़की ने नौजवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खुद इस लड़की की जुबानी सुनिए, जिस पर इसने एतबार किया उसने पिछले 9 महीने में इसके साथ क्या क्या किया। फोटो दिखाए और कहा कि अगर मैंने उससे बात नहीं की तो वो इन फोटो को वायरल कर देगा। इस डर से मैंने उससे बातचीत शुरू की। कुछ टाइम बाद जब उसे पता चला कि मैं बड़ौदा के लिए घर से निकलने वाली हूँ तो उसने मेरी अहमदाबाद से फ्लाइट की टिकट करवाई और मुझे अहमदाबाद उतरने के लिए कहा। तो मैं अहमदाबाद उन फोटोओं के डर से अहमदाबाद उतरी और वहाँ से श्रीनगर चली गई। वहाँ उन्होंने मुझसे कुछ फर्जी दस्तावेज पे साइन करवाए थे जो इंग्लिश और उर्दू में थे, जो मैंने कभी पढ़े नहीं थे। और फिर जब वो मुझे वहाँ से 3 महीने तक कहीं पाकिस्तान बॉर्डर के पास कोई गांव है वहाँ लेके गया था जो मुझे नहीं पता। और फिर 3 महीने बाद वो मुझे कुपवाड़ा लेके आया अपने घर। वहाँ उसने मुझे, उसके भाई ने मुझे मांस खाने के लिए प्रेरित किया।
कहा कि तुम्हें गौ मांस खाना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, मुस्लिम बन के रहना पड़ेगा। 16 मार्च को बाड़मेर शहर की ये युवती बड़ौदा में रहने वाली अपनी बुआ के यहाँ जाने के लिए रवाना हुई थी, लेकिन अहमदाबाद से ही लापता हो गई और वहाँ से कश्मीर पहुँच गई, जिसके बाद युवती 29 नवंबर को बाड़मेर पहुंची और बाड़मेर के तत्कालीन एसपी से मुलाकात कर खुद को लव जिहाद का शिकार बताया था। यही मांग है कि मेरे घर वालों को जान का खतरा हो सकता है और वो ऐसा कोई काम नहीं करे कि मेरे और मेरे परिवार को तकलीफ झेलनी पड़े, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें उनसे प्रोटेक्शन मिले ताकि वो मुझे और मेरे परिवार को ज़िंदगी में कभी तंग ना करें। मेरे सामने आज ही आई हैं तो और क्योंकि ये मैटर भी जम्मू कश्मीर का है जैसे, तो हर बार आईओ को भी जम्मू कश्मीर जाना पड़ता है और अभी भी आईओ जम्मू कश्मीर में ही है इसी फाइल की तफ्तीश में, तो इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, जो कि मैंने आज पीड़िता को भी अवगत कराया है और उनको आश्वस्त कराया है कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिलेगा। लड़की का खुद को लव जिहाद का शिकार बताना तमाम आशंकाओं को जन्म देता है और पुलिस की मुस्तैदी से जांच ही इन आशंकाओं को खत्म कर सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सिरोही, जहां का जिला अस्पताल वेंटिलेटर पर है। मरीजों को स्वस्थ करने वाला अस्पताल खुद बीमार, जिसे तत्काल सरकारी सर्जरी की सख्त जरूरत है। सिरोही में कहां जाए मरीज, कैसे इलाज करवाएं बीमार, जले पर कैसे लगेगा मरहम, कैसे भरेंगे मरीजों के जख्म, क्योंकि अस्पताल तो खुद है बीमार। अस्पताल को है सरकारी सर्जरी की दरकार, इस अस्पताल का इलाज करो सरकार। जी हां, सिरोही का जिला अस्पताल खुद आईसीयू में है। इस अस्पताल को तुरंत इलाज की जरूरत है, और इलाज हो तो हो कैसे। अस्पताल के आईसीयू पर ही जो ताला लटका है, अस्पताल की व्यवस्था में ऐसी आग लगी कि बर्न यूनिट को ही बैंडेज से बांधना पड़ा है। पिछले 1 साल से अस्पताल का आईसीयू और बर्न यूनिट बंद पड़ा है, क्योंकि दोनों ही वार्ड मरीजों के लिए असुरक्षित घोषित कर दिए गए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये इस अस्पताल की हकीकत है। जिस अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज मिलना था, वही अस्पताल भ्रष्टाचार के कैंसर का शिकार हो गया। जिला चिकित्सालय सिरोही में आईसीयू और बर्न पुराना बना हुआ है और 2015 में इसका माननीय चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 2017 में अधिक बारिश होने की वजह से इसके फर्श की जो टाइल्स थी वो ऊपर आने लगी, कुछ कोटा स्टोन ऊपर की तरफ आने लगे कि जो है कमेटी बनाएगी। कमेटी के द्वारा जो निर्णय दिया गया कि एक बार इसको असुरक्षित घोषित करते हुए बंद करा दिया गया था। जिला अस्पताल सरकारी उदासीनता का भी शिकार है। अस्पताल को सरकारी सर्जरी की जरूरत है। कई बार अस्पताल प्रशासन ने सरकार को खत भी लिखा है, वार्डों की मरम्मत का एस्टीमेट भी भेजा गया, लेकिन अब तक फंड जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से दोनों यूनिट बंद पड़ी हैं और इन पर ताले लटके हैं। लोगों ने इसका जो एस्टीमेट आया था वो राज्य सरकार को प्रेषित किया ताकि इसका निर्माण कार्य ठीक हो सके वापस और आईसीयू और बर्न वापस चालू हो सके, क्योंकि अभी प्रोसेस में है और राज्य सरकार को लिखा हुआ है और अभी फिलहाल अभी ये बंद है। बहरहाल वेंटिलेटर पर चल रहे सिरोही के जिला अस्पताल की सरकारी सर्जरी कब होगी और कब यह अस्पताल अच्छा होगा और कब यहाँ मरीजों को मरहम लगाया जाएगा, ये सवाल बीमार से लेकर अस्पताल प्रशासन भी पूछ रहा है। सिरोही से न्यूज़ 18 के लिए शरद डाक की रिपोर्ट। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 2 दिवसीय बुकरू चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल के 3य संस्करण का आगाज हुआ। फेस्टिवल के पहले दिन जवाहर कला केंद्र का कोना कोना बच्चों की अटखेलियां और खिलखिलाहट से भरा रहा। फेस्टिवल में बच्चे पुस्तकों, कहानियों, लेखकों और साहित्यिक के साथ ही सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। फेस्टिवल में 12 शहरों के 27 लेखक, चित्रकार, कहानीकार एवं कलाकार भाग ले रहे हैं। फेस्टिवल के दौरान 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 2 दिन तक 51 सेशन आयोजित किए जाएंगे।
हमने बहुत कुछ नया सीखा। हमने मतलब हमारे बारे में जितना भी सब कुछ है, सब कुछ वहाँ पर बताया। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट है, स्टोरी टेलिंग है, बुक स्टोर है और हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। यहाँ पे कई बच्चों को भी आना चाहिए, देखना चाहिए, यहाँ की चीज़ें देखनी चाहिए। यहाँ पे क्राफ्ट भी है, बहुत कुछ है, कठपुतली शो है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। राजस्थान की बाकी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।